नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम मोदी ने किया समिट का शुभारंभ। सीएम धामी ने पीएम को किया सम्मानित। जीआईएस के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सीएम धामी की सराहना। बोले, धामी सरकार के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा उत्तराखंड। डबल इंजन सरकार में विकास को मिल रही रफ्तार। पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शनी का किया अवलोकन। प्रदेश में लगने वाले प्रोजेक्ट्स की भी ली जानकारी। पीएम के साथ सीएम धामी भी रहे मौजूद। इन्वेस्टर समिट से उत्तराखंड में खुलेंगे निवेश के द्वार। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। अब तक 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हो चुके हैं साइन। रामनगर में बाघ का बढ़ता आतंक। स्कूलों में कम हो रही बच्चों की संख्या। केवल 10% बच्चे ही जा रहे स्कूल। रामनगर के कॉर्बेट जिम पार्क पहुंचे राजस्थान से आए वनपाल। अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण प्रशिक्षण कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। वन्य जीवों के बारे में अधिकारियों से सीखेंगे गुण। रामनगर में ग्रामीणों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढीला पर्यटन जोन बंद करने की उठाई मांग। कुछ दिन पहले बाघ ने महिला को बनाया था शिकार। ग्रामीणों को समझाने में जुटी कॉर्बेट प्रशासन। उत्तरकाशी में 19 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को किया गया सम्मानित। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहतर कार्य करने के लिए हुई सराहना। उत्तरकाशी में डीएम ने बैठक का किया आयोजन। आगामी विजय दिवस को लेकर की गई चर्चा। कार्य योजना की रूपरेखा की गई तय। हल्द्वानी में आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए अभियान शुरू। गौरक्षक दल का हुआ गठन। मुख्य मार्ग में घूमने वाले गौवंश को हटाने का होगा काम। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जीआईएस का आज दूसरा और आखिरी दिन है। आपको बता दें, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आज कुल 8 सत्र होंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तराखंड जीआईएस का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्री अमित शाह सत्र को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है। आज कुल 8 सत्र होने हैं। वहीं समापन में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह सत्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीआईएस का उद्घाटन किया था। इसी खबर पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड जीआईएस का आज दूसरा और आखिरी दिन है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के दिन? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ उत्तराखंड के देहरादून में शुक्रवार को आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुक्रवार को शुरुआत हो गई थी। और इसके बाद जिसकी शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, वहीं आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है। और समारोह के समापन पर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ शिरकत करेंगे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया के इन्वेस्टर और डेलीगेट शामिल हुए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहले दिन 44,000 करोड़ से अधिक के एमओयू पर साइन हुए हैं। वहीं पर गृह मंत्री अमित शाह भी आज आने वाले हैं। इसको लेकर कि उत्तराखंड में धामी सरकार ने प्रदेश में निवेश की नई डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से यह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। समिट में देश से विदेश के कई औद्योगिक घराने पहुंचे थे। और बीते दिनों इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में शिरकत किए थे। और वहीं यदि बात की जाए कि किन किन लोगों ने यहाँ पर शिरकत किया था, तो कार्यक्रम में उद्योगपति प्रणव अडानी ने गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में अपने निवेश और इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दी। किंतु वहीं जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल ने भी कार्यक्रम में अपने संबोधन से अपने प्लान की जानकारी दी। उनके ठीक बाद ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आईटीबीसी के एमडी संजीव पुरी ने अपने विचार रखे। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 44,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हो गए। और जब बात यदि की जाए मुख्य रूप से ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल, रियल एस्टेट, हेल्थ केयर, हायर एजुकेशन, पर्यटन, फिल्म, आयुष और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस निवेश से बताना चाह रहा हूँ कि इस निवेश से प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। और आज अमित शाह यहाँ पर शिरकत करेंगे। और अमित शाह जो यहाँ शिरकत करेंगे तो अमित शाह की करीब 12:30 बजे वो देहरादून पहुंच जाएंगे। और 12:30 से 1 बजे वो इन्वेस्टर समिट में प्रतिभाग करेंगे, हिस्सा लेंगे। तो इन्वेस्टर समिट में 1 बजे हिस्सा लेने के बाद यहाँ पर यहीं पर उनके खाने की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था यहीं पर उनके खाने की व्यवस्था है। और उसके बाद शाम के समय गृह मंत्री अमित शाह परमार्थ निकेतन के गंगा घाट पर आरती करेंगे, गंगा आरती करेंगे।
और इसको लेकर गृह मंत्री के आने को लेकर पुलिस की व्यवस्था पूरी तरीके से सतर्क कर ली गई है। सभी एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यक्रम स्थल के आसपास निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया है। मैं बताना चाह रहा हूं कि गृह मंत्री की सुरक्षा में 5 एसपी, 8 एसपीओ, 8 इंस्पेक्टर, 25 सब इंस्पेक्टर, 2 प्लाटून पीएसी सहित 300 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। इस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह का आज समापन दिवस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और ये करीब 12:30 बजे देहरादून पहुंच जाएंगे और 1 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो प्रतिभाग करने वाले हैं और यहीं से खाना खाने के बाद शाम में यहीं से वो परमार्थ निकेतन की ओर रवाना होंगे और वहां से गंगा आरती के बाद वापस वो दिल्ली की ओर रवाना हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन का आयोजन और समापन कार्यक्रम भी कहा जाए एक तरीके से है, जिसमें अभी तक में 44,000 करोड़ के एमओयू पर साइन हो चुके हैं, हस्ताक्षर हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड के लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है कि उत्तराखंड में अब जल्द ही बेरोजगारी और पलायन से उत्तराखंड के लोगों को निजात मिलेगी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात करें तो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन लगभग देखा जाता है। अक्सर देखा जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों से लोग पलायन करके जमीन मैदानी क्षेत्र पर आते हैं, या तो देहरादून आ जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, या फिर दिल्ली या अन्य राज्यों में चले जाते हैं व्यवसाय करने के लिए या नौकरी करने के लिए। लेकिन इन फैक्ट्रियों के स्थापित होने से, यहाँ पर इन बड़े बड़े बिजनेसमैन उद्योगपतियों के आने से यहाँ पर युवाओं के बीच संभावनाएं दिख रही। जैसा कि कल भी हमने अपने चैनल पर दिखाया था कि किस प्रकार से युवा भी यहाँ पर उत्सुक नजर आ रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर के। लगातार युवाओं में जोश है। उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि ये जो इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है ये अपने आप में युवाओं के लिए एक रोजगार के पहल की मुहिम कही जाए इसे, जिससे लोगों के बीच बेरोजगारी घटेगी। और सबसे खुशी वाली बात यह है कि सभी युवा जो बात कर रहे थे, जिन युवाओं से बात किया जा रहा था, सभी युवा यह बता रहे थे कि यहाँ पर युवाओं के बीच जो है आजकल जो सबसे बड़ी बात है वो रोजगार को लेकर के चल रहा है कि युवा जो रोजगार करते हैं वो विदेशों में चले जाते हैं, या दूसरी सबसे बड़ी बात है अन्य राज्यों में चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के युवा यहीं पर काम करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री का भी लक्ष्य है कि 2025 में उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की गिनती में लाना है। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री इसके लिए कृत संकल्पबद्ध हैं और कहीं ना कहीं उनकी कृत संकल्पबद्धता इस ओर प्रदर्शित करती है कि उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के लोगों के विषय में सोचते हैं, उत्तराखंड राज्य के विषय में सोचते हैं। और यदि कहा जाए, यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिस्ट में उत्तराखंड राज्य प्रथम स्थान पर आता है। इसलिए वो लगातार उत्तराखंड का दौरा भी करते रहते हैं। आए दिन वो उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं और यहाँ के सैनिकों के साथ मुलाकात भी करते हैं। वहीं पर माणा गांव की बात की जाए, जो जिसे पहले अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अब इसे प्रथम गांव, भारत का प्रथम गांव भी कहा गया। साथ ही साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम की वो अक्सर यात्रा करते दिखते हैं और यहाँ पर कई सौगात देते दिखते हैं। इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यह जरूर सपना है कि हिमालयी क्षेत्र में बसे राज्य जो हैं उनकी तरक्की, उनकी बढ़ोतरी के लिए काम किया जाए, उनकी दशा और दिशा देने के लिए काम किया जाए, जिसमें उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सहयोग कर रहे हैं और ये भी संकल्पबद्ध हैं कि किस प्रकार। जी यशराज, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। उत्तराखंड जीआईएस का आज दूसरा और आखिरी दिन है। जीआईएस में आज कुल 8 सत्र होंगे। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द होंगे हाजिर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन में देश दुनिया के 5000 से अधिक निवेशक और प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न सेक्टर में निवेश के लिए अभी तक 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। वहीं 3
विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उत्तराखंड आए पीएम मोदी ने निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही बाबा रामदेव ने भी जनता को संबोधित किया। यहां पर आप ये 6 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। दूसरी तस्वीर में वो लोगों से बात करते हुए नजर आए। तीसरी तस्वीर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जायजा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी तस्वीर में उद्घाटन करते हुए नजर आए। वहीं पांचवी तस्वीर में पुष्कर सिंह धामी उन्हें कुछ भेंट देते हुए नजर आए। वहीं आखिरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मंच पर नजर आए। भारत सरकार 21वीं सदी के आधुनिक कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उत्तराखंड में अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट कर रही है। केंद्र सरकार के इन प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटे शहरों और गांव कस्बों को जोड़ने के लिए पूरी शक्ति से काम कर रही है। आज उत्तराखंड में गांव की सड़कें हो या फिर 4 धाम महामार्ग, इन पर अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी 2.5 घंटे होने वाली है। देहरादून और पंतनगर के एयरपोर्ट के विस्तार से एयर कनेक्टिविटी सशक्त होगी। यहां की सरकार हेली टैक्सी सेवाओं को राज्य के भीतर विस्तार दे रही है। हमारे देश में समय समय पर अनेक महापुरुषों ने मां भारती के मुकुट की शोभा बढ़ाने का काम किया है और समाज को सही दिखाने का भी कार्य किया है। इनमें से कई ऐसी विभूतियां हैं जिनके बारे में हमने केवल सुना है या उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, लेकिन जब भी हम आज राष्ट्र ऋषि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर देखते हैं तो हमें उन सभी महान विभूतियों का अंश हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जहां स्वामी विवेकानंद की भांति भारतीय संस्कृति की पताका को पूरे विश्व में लहराने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा विकल्प रही संकल्प को लेकर एकनिष्ठ होकर लगातार उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। भाइयों बहनों, डेस्टिनेशन उत्तराखंड का मुख्य उद्देश्य ग्रीन इकोनॉमी, रोजगार को लेकर इकोलॉजी और इकोनॉमी के द्वारा राज्य का समुचित विकास करना है। किसी ने ठीक कहा है कि बुलंदियों पर पहुंचने से पहले बुलंदियों पर पहुंचने से मुश्किल है बुलंदियों पर बने रहना। बुलंदियों की छूने की कोशिश का हौसला हमने आपसे पाया है। कोई बेंगलोर बसने जा रहा है। अब पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए यदि सबसे अच्छा कोई डेस्टिनेशन है तो उत्तराखंड है। इतनी अपरिमित संभावनाएं हैं। यदि हम यहां बात इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना ही बड़ा अप्रतिम विकास यहां पर हो सकता है। हेल्थ से लेकर के एजुकेशन तक कितने लोग यहां के अलग अलग स्कूलों में पढ़े। जितने भी कॉर्पोरेट हाउस यहां पर आए हैं और जो नहीं आए, मैं तो सबसे कहूंगा CSR फंड से जो पैसा है उसमें से एक स्कूल आप यहां जरूर बनाइए। इससे जहां उत्तराखंड के बालक पढ़ेंगे पूरे देश के बच्चे आकर के पढ़ेंगे। कुछ रेसिडेंशियल बनाइए, कुछ डे बोर्डिंग बनाइए। यहां हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो, एग्रीकल्चर। 2 दिन पहले पूज्य आचार्य भाषण जी के पास में मैं गया तो बद्री गाय का घी 250 रुपए किलो का मुझे दिया। माने यहां के प्रकृति में अपरिमित जल, जंगल, जड़ी बूटी, पहाड़ में अपरिमित सामर्थ्य है। और
चारों धामों से लेकर के पूरे हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में डेवलप नहीं हुआ था, वो पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से डेवलप हुआ। हरिद्वार लोकसभा से साधु संतों को टिकट दिए जाने की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। संतों ने एक स्वर में आगामी लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियों से संत को ही टिकट दिए जाने की बात दोहराई। साधु संतों का कहना है कि हरिद्वार की पहचान धर्म नगरी के रूप में की जाती है, इसलिए एक संत को ही हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। अगर सभी राजनीतिक पार्टियां संत को टिकट देंगी तो हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को ही चुना जाएगा। पूरे विश्व में जो आज स्वरूप है भारत का, वो बहुत ही अद्भुत है। ठीक इसी तरह से आदरणीय योगी जी को देख रहे हैं हम लोग, तो मुझे लगता है कि तीर्थों में कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए कि तीर्थ में संतों का नेतृत्व अगर मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो वो एक दिशा प्रदान करेगा। आज आवश्यकता है कि कुछ अच्छे और श्रेष्ठ संतों को भारत की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में आगे आकर आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। और हरिद्वार चूंकि संतों की एक स्थापित नगरी है, राजधानी है, तो कम से कम हरिद्वार का प्रतिनिधित्व किसी न किसी श्रेष्ठ संत के द्वारा हो, ऐसी आज सब संतों ने यह मांग उठाई है। हरिद्वार में जेसीपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इन दिनों वायरल हो रहे एक वीडियो पर चर्चा की। उन्होंने खानपुर विधायक पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इस वीडियो में खानपुर विधायक एक युवती के साथ अश्लील हरकत करते नजर आ रहे हैं, ऐसे में उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस की ये मकसद था कि भाई जो कवन चैंपियन ने कल अपने पेज पे अश्लील वीडियो डाला है खानपुर विधायक उमेश कुमार का, उसी के लेके मैं पिछले कई सालों से 2 साल से लगातार बोल रही रेपिस्ट है, गलत आदमी है, और ये हमेशा अपने आप को सच्चा साबित करता रहा। और आज प्रदेश की जनता को आवारा जानवरों से निजात दिलाने के लिए नगर निगम काठगोदाम की ओर से ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसके तहत गौरक्षक दल का गठन किया गया है, जिसमें कई कर्मचारी शामिल हैं। यह गौरक्षक दल नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग में घूमने वाले गौवंश को मुख्य मार्गों से हटाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि मार्ग में घूमने वाले गौवंश से होने वाली दुर्घटनाएं रोकी जा सकें। बस मेरे पास जो टीम है 15 लोगों की टीम है, उसमें वेटनरी के डॉक्टर साहब भी हैं हमारे, और ड्राइवर साहब भी हैं, बाकी जो भी भाई लोग हमारी निगम की जो टीम है सब मेंबर हैं हमारे। और एक दिन में हम कम से कम पकड़ते हैं आपके एक दिन में 7 या 8, और कहीं छोटे हुए तो 10। कितने इलाकों का दौरा करते हैं? किस चीज़ का? कितनी जगहों पर आप लोग जाते हैं दिन भर में? दिन भर में हम लोग जाते हैं आपका जैसे कारदाम की तरफ चल दी, कभी रामपुर रोड, कभी ये कारडुंगी रोड, अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहते हैं। अभी बहुत है ज़्यादा, 1000-2000 के आसपास कम से कम शहर में, गलियों में आप लोग मौके पर देख ही रहे हैं कि वहाँ देखो कितने खड़े हैं। अभी मतलब अंदर बाहर, अभी तो हाईवे के उठा रहे हैं हम लोग फिलहाल। जिलाधिकारी महोदया के आदेशों के तहत नगर निगम द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य मार्ग, फिलहाल जो मुख्य मार्गों से हमारे जो वयस्क सांड हैं उनको गौशाला भेजा जाना है। इसमें हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नैनीताल के निर्देशों के क्रम में हम यहाँ पर राजकीय पशु चिकित्सालय हल्द्वानी की टीम का काम, इनका स्वास्थ्य परीक्षण और टैगिंग का कार्य हमारा है। इसमें उत्तरकाशी में आगामी 16 दिसंबर को विजय दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। इसके चलते जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विजय दिवस के कार्य योजना की रूपरेखा तय की गई। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहतर कार्य करने वाले 19 पुलिस अधिकारी और कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। दरअसल यह कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक
अर्पण यदुवंशी के नेतृत्व में पुलिस लाइन में मासिक बैठक के दौरान आयोजित किया गया। रुड़की आईआईटी के इंटरनेशनल सेमिनार में देश और विदेशों से लगभग 600 से अधिक प्रतिभागियों ने शिरकत की। इस मौके पर नीति आयोग के सदस्य पद्म भूषण डॉक्टर वीके सारस्वत ने ई मोबिलिटी और स्थिर ऊर्जा भंडारण के लिए लिथियम बैटरी और विभिन्न प्रकार के ऊर्जा भंडारण उपकरणों की प्रासंगिकता पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कैसे भारत कार्बन उत्सर्जन को कम कर एक टिकाऊ समाज के निर्माण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और उसके भंडारण के रोड मैप पर आगे बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर हम एनर्जी को एफिशिएंटली स्टोर कर सकें और एफिशिएंटली उसको विड्रॉ कर सकें तो ये एक बड़ी साइंस की समस्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को स्टोर करने अगर हम कर सकें तो हम हाइड्रोजन को अच्छा यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन के हाइड्राइड्स बनाते हैं, जैसे हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड बनाए, सोडियम मैग्नीशियम हाइड्राइड बनाए, या तो जितने ज्यादा एटम हाइड्रोजन के हम उसमें डाल सकते हैं उतना ज्यादा अच्छा होता है। पर क्या होता है, जो एनर्जी हमको उसको बनाने में लगती है उससे ज्यादा एनर्जी हमें उससे हाइड्रोजन को रिट्रीव करने में लगती है, तो हमारे को उसमें फायदा नहीं होता है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर रिसर्च जरूरी है। ये तो हो गया हाइड्रोजन के बारे में। इसी तरह जब हम बैटरीज होती हैं, अब बैटरीज जो है स्टोरेज डिवाइस है कि लिथियम बैटरी का अगर हमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कंट्रोल करते हैं तो लिथियम बैटरी लाइट होती है, लिथियम एक लाइट वेट मटेरियल है, तो आपका जो कैरिंग चार्ज है वो लोड कम हो जाएगा, वो लोड कम होगा तो एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो उसमें अभी लिथियम का क्या अवेलेबिलिटी इंडिया में कम है, हालांकि जम्मू में लिथियम के रिसोर्स मिले हैं लेकिन उसको अभी यूटिलाइज करना एक चैलेंज है। तो इसलिए अल्टरनेट जैसे एल्यूमिनियम की बात हुई है, कोबाल्ट की बात हो रही है, सोडियम बेस्ड बैटरी की बात हो रही है, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि जब हम इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो भारत में जो बहुतायत में अवेलेबल मटेरियल है उनको कैसे हम यूज कर पाते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।